होता गया और हालात ये हो गए कि वहां इस आंदोलन से तख्ता पलट तक की नौबत आ गई। आंदोलन से हालात बिगड़े तो नेपाल के प्रधानमंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन भीड़ तब भी नहीं मानी। नेपाल में जगह जगह आगजनी की घटना हुई। नेपाल की संसद से लेकर पीएम कार्यालय तक को प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया और उसके बाद की तस्वीरें आप सभी के सामने हैं। आप तस्वीरें देखिए, काफ़ी चिंता का यहाँ पर विषय ये तस्वीर बनी हुई है। जिस तरीके से प्रदर्शनकारी अब आगजनी कर रहे हैं, बिल्डिंगों को आग के हवाले कर रहे हैं और सरकार गिर गई है नेपाल में। आर्मी के हाथों में अब नेपाल की कमान है। ये तस्वीर नेपाल की आप देख रहे हैं, जलते सुलगते नेपाल की, किस तरह से आग के हवाले प्रदर्शनकारियों ने नेपाल को पूरी तरीके से कर दिया है। इतना ही नहीं, नेपाल में हिंसा की आग भारत के बॉर्डर तक पहुंच गई है। भारत से सटे नेपाल बॉर्डर पर विराटनगर में हालात बेहद खराब है। यहां सरकार ऑफिस को गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने जला दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। नेपाल की ये आग भारत तक भी पहुंचने लगी है। हालांकि भारत ने चिंता जाहिर की है और आज भी मीटिंग होगी। सीसीएस की मीटिंग भी हुई है। प्रधानमंत्री ने चिंता जाहिर नेपाल के लिए की है। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद को आग के हवाले कर दिया था और आज वहां कैसे हालात हैं ये बता रहे हैं आपको ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 के संवाददाता आनंद तिवारी। आप ही देखिए। इस वक्त हम ठीक संसद भवन के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं संसद भवन हमारे सामने नज़र आ रहा है, जो कल पूरी तरह से जल के आप देख सकते हैं किस तरह से धुआं हुआ था। और यहाँ पे देखें आर्मी की जो तैनाती है, नेपाल आर्मी की, वो चप्पे चप्पे पे तैनात है। यहाँ पर किसी भी आम लोगों को नहीं रुकने दिया जा रहा है। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और आप देख सकते हैं किस तरह से आगजनी हुई थी। ये सड़क उसकी गवाही दे रहा है। देखिए आर्मी के जवान जो है चप्पे चप्पे पे तैनात हैं। किस तरह से यहाँ पर जो सिलेंडर ब्लास्ट है वो तक हुए थे। जो रेड लाइट पे जो खंबा था उस तक को आप देख सकते हैं, रेड लाइट का जो है वो पूरी तरह से जला के राख कर दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्ट्रीट लाइट थी उनको तोड़ दिया गया है, बैरिकेड तोड़ दिए गए थे और यहाँ पर जमकर जो है वो आगजनी की थी। ये मेरे कैमरा पर्सन युगल आपको ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। यहाँ पर बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँच पाए हैं। यहाँ पर आर्मी ने कुछ देर की ही परमिशन दी है कवरेज करने की। आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पे ये पूरा संसद भवन परिसर है जो पूरी तरह से कल जल उठा था। हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर तोड़फोड़ की, यहाँ पर लूटपाट हुई। अंदर को जो साजो सामान था उस तक को जो है वो लोग उठा के ले गए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आर्मी की तैनाती यहाँ पर चप्पे चप्पे पे। और देखिए ये चीज़ें तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर पोल था उस तक को यहाँ पर गिरा दिया गया था। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये बैरिकेटिंग जो है उसको तोड़ा गिरा है। तो आज स्थिति थोड़ी बदली नज़र आ रही है, लेकिन अभी भी जो आर्मी है वो कोशिश करेगी कि स्थिति तनावपूर्ण ना रहे और जो आम जनजीवन है वो पटरी पर लौटा है। आप देख सकते हैं आर्मी के जो जवान हैं नेपाल आर्मी के, वो चप्पे चप्पे पे यहाँ पे तैनात हैं। हर गाड़ी वालों से पूछा जा रहा है कि वो कहाँ जा रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं जो धुआं है, मेरे कैमरा से दिखाएंगे, कल जिस तरह से संसद भवन में आग लगाई गई उसका धुआं अब तक जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 इंडिया दिखा रहे हैं। पूरी बेबाकी से आप देख रहे हैं, मुस्तैद हैं जो आर्मी के जवान हैं नेपाल आर्मी के। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम संसद भवन के अंदर मौजूद है। हम आपको देखिए दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से पूरा संसद भवन का प्रीमाइसेस था जो आग के हवाले कर दिया गया। किस तरह से आप देख सकते हैं जो गैस के सिलेंडर हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, किस तरह से उनमें जो ब्लास्ट हुआ था जो और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा तबाह हो चुका है एक तरीके से। पार्लियामेंट आप देख सकते हैं, ये बिल्डिंग जहाँ से कि सरकार चलती थी, जहाँ से कि प्रजातंत्र चलता था, लोकतंत्र चलता था, उसकी हालत आप देखिए। जो गुस्सा था लोगों के अंदर वो चरम पे था। भ्रष्टाचार को लेके, बेरोजगारी को लेके, सोशल मीडिया बैन को लेके। और देखिए ये जो बसें हैं देखिए इनको पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया है। ये न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जमकर आगजनी हुई है। आप देख सकते हैं जो स्मेल है धुएँ की वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रही है। अब तक धुआं इन गाड़ियों में नज़र आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 गाड़ियाँ जो हैं वो पूरी तरह से जला दी गई हैं। और देखिए पूरी तरह से ये और भी गाड़ियाँ देखिए, मेरे कैमरे दिखाएंगे पीछे करीबन 20 से 30 गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पे जलाई गई हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बस देखिए पूरी तरह से जला दी गई है प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर। तो ये देखिए
ये संसद भवन के अंदर तस्वीर देखिए, ये वज्रवाहन था एक नेपाल फोर्स का, उस तक को यहाँ पे प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरह से जला दिया। और ये देखिए पीछे साइड से हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए एक नेपाल पुलिस की गाड़ी, ये देखिए इस पे लिखा हुआ है नेपाल पुलिस, इस तक को जला दिया गया है। ये नेपाल पुलिस के वाहन है, सारे सरकारी वाहन है जो पूरी तरह से जला के राख कर दिए हैं प्रदर्शनकारियों ने। ये तस्वीर आज सुबह की हम दिखा रहे हैं, जब आर्मी ने कल रात 10 बजे से पूरे नेपाल को अपने कंट्रोल में लिया है। ये देखिए ये बैक साइड का इलाका है संसद भवन का, किस तरह से तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, किस तरह से दर्दनाक 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। कई प्रदर्शनकारी जो हैं करीबन 400 से 500 वो घायल हुए, उसमें आम लोग भी शामिल थे और सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ। और अब जो स्थिति है वो बस से बदतर ना रहे, उसको देखते हुए लगातार ये देखिए एक पुलिस का जो फोर्स का वाहन था वो भी पूरी तरह से जला दिया गया है। तो ये सीधी ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज़ 18 इंडिया की, सीधे संसद भवन के अंदर से कैमरा पर्सन युगल ठाकुर के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, काठमांडू। तस्वीरें आपने देखी, अब आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे। नेपाल के मंत्रियों की रेस्क्यू की हैरान करने वाली तस्वीर, जिसमें कई सारे मंत्रियों को एक साथ हेलीकॉप्टर से किस तरह से लिफ्ट किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, ये लिफ्ट किया जा रहा है। वो मंत्री हैं, कैबिनेट के मंत्री रहे हैं, मंत्री ये अब नहीं है, पूर्व मंत्री ने आप कह सकते हैं। सरकार पूरी तरीके से गिर गई है, सभी कैबिनेट के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है और उन्हें एयरलिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि सड़कों पर मंत्री जा नहीं सकते। जैसे कि वित्त मंत्री सड़क पर आए तो किस तरीके से उनकी पिटाई कर दी गई, प्रदर्शनकारियों ने उनको घेर लिया, वो भी हमने देखा। और ये तस्वीरें, एयरलिफ्ट किया जा रहा है सभी मंत्रियों को ताकि उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके, क्योंकि प्रदर्शनकारी काफ़ी आक्रोशित हैं सरकार के खिलाफ। और यही एक तरीका बचा है नेपाल में सभी मंत्रियों को एयरलिफ्ट करके सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का। तो नेपाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद इस वक्त पूरा नेपाल सेना के नियंत्रण में है। इसके साथ ही नेपाल में नई सरकार के गठन को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। खबरों के मुताबिक काठमांडू के मेयर बालेन शाह को अंतरिम सरकार में व्यवस्था में शामिल किया जा सकता है, यानी बालेन शाह के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो सकता है। बालेन शाह नेपाल के युवाओं में बेहद लोकप्रिय हैं। उन्होंने आंदोलन को लेकर एक पोस्ट भी किया था, जिसमें लिखा था कि आंदोलन में शामिल होने की उम्र सीमा 28 साल तय की गई है, इसलिए वो इस आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते। बालेन शाह ने कहा कि नेपाल में युवाओं की आवाज़ सुनी जानी बेहद ज़रूरी है। तो अब बालेन शाह की जो नाम है वो चर्चाओं में सबसे आगे है कि अब नेपाल की कमान उनके हाथों में हो सकती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है युवाओं में। और ये तस्वीरें देख रहे हैं आप बालेन शाह की। राष्ट्रपति केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद अब बालेन शाह अंतरिम प्रधानमंत्री हो सकते हैं, ऐसी चर्चाएं तेज हो गई हैं। नेपाल में हिंसक थमने का नाम नहीं ले रही है। यूथ लगातार उपद्रव मचा रहे हैं। संसद में आग लगाई गई, जगह जगह पर पत्थरबाजी हुई, लेकिन इससे पहले भी 2 देशों में हिंसा हुई, लेकिन सबका तरीका एक जैसा ही रहा। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी हिंसा हुई थी, लेकिन सबका पैटर्न एक ही जैसा था। देखिए इस रिपोर्ट को। नेपाल में कल तक जो आंदोलन था वो आज अराजकता में बदल गया। कल सोशल मीडिया बैन हटाने के नाम पर उग्र हुआ आंदोलन खुद एंटी सोशल हो गया। बैन खत्म हुआ लेकिन आंदोलन नहीं खत्म हुआ। नेपाल में आंदोलन अराजकता में कैसे बदला और कैसे नेपाल में एक तरह से लोकतंत्र को ही फूंक डाला गया, ये बात आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। प्रदर्शनकारियों की जो भीड़ 4 सितंबर से फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब बैन के खिलाफ सड़कों पर उतरी थी, वो अब संसद फूंक कर सुप्रीम कोर्ट को जलाकर भी शांत नहीं हुई। अब भी नेपाल के अलग अलग हिस्सों में हिंसक प्रदर्शनों की तस्वीरें आ रही हैं। आज संसद और सुप्रीम कोर्ट फूंकने से पहले प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति का निजी आवास जला चुके हैं। प्रधानमंत्री ओली का आवास फूंक चुके हैं। पूर्व गृह मंत्री और ऊर्जा मंत्री का घर भी आग के हवाले कर दिया गया। नेपाल के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऑफिस को जला दिया गया। ओली सरकार में सत्ता सहयोगी नेपाल कांग्रेस का ऑफिस भी इस आग की भेंट चढ़ गया। भीड़ ने नेपाली सांसद देवी प्रसाद का घर भी जला दिया।
मतलब जिस तरह पिछले साल 5 अगस्त को बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, उसी तरह नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों में लोकतंत्र के प्रतीक को फूंक दिया गया। नेपाल हिंसा को लेकर सवाल ये है कि ये आंदोलन सिर्फ एक संयोग है या बांग्लादेश जैसा सोचा समझा प्रयोग, क्योंकि पिछले साल 5 अगस्त को जिस तरह बांग्लादेश में क्रांति के नाम पर जबरदस्त हिंसा हुई, लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया गया था, उसी तरह नेपाल में बांग्लादेश का रिपीट टेलीकास्ट होता हुआ दिखा। बांग्लादेश और नेपाल की हिंसा का पैटर्न एक जैसा दिखा। आज से ठीक 400 दिन पहले 5 अगस्त 2024 को जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, आज ठीक वैसा ही नेपाल में हुआ। मैं आपको तस्वीरों के जरिए एक एक करके समझिए कि कैसे बांग्लादेश और नेपाल में सरकार के खिलाफ भिड़ंत के हल्ला बोल का पैटर्न एक जैसा है। पहला कॉमन पैटर्न, बांग्लादेश और नेपाल दोनों ही देशों में छात्रों ने सत्ता छीन ली। आपको याद होगा कि बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नाम पर प्रदर्शन शुरू हुआ था और देखते ही देखते लाखों की भीड़ ने राजधानी ढाका को हाईजैक कर लिया था। ठीक वैसे ही नेपाल में भी हुआ। राजधानी काठमांडू में छात्रों की शक्ल में लाखों की भीड़ ने कर्फ्यू तोड़कर सिस्टम का जनाजा निकाल दिया। दूसरा कॉमन पैटर्न, बांग्लादेश और नेपाल दोनों ही देशों में एक युवा नेता के पीछे लाखों की भीड़ चल पड़ी। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता उखाड़ फेंकने का क्रेडिट 26 साल के नाहिद इस्लाम को दिया जाता है, तो नेपाल में ओली का तख्ता पलट करने का क्रेडिट 36 साल के सुदन गुरंग को दिया जा रहा है। तीसरा कॉमन पैटर्न, बांग्लादेश और नेपाल दोनों देशों में सरकार के एक गलत फैसले ने जनता के बीच असंतोष की चिंगारी को ऐसा भड़काया कि सड़क पर उतरी जनता सरकारों को उखाड़ फेंकने तक घर नहीं लौटी। बांग्लादेश में जनता का गुस्सा शेख हसीना सरकार के स्वतंत्रता सेनानी वंशज कोटा के खिलाफ था, जिसे शेख हसीना ने जन भावना के खिलाफ जबरन लागू किया था। ठीक वैसे ही गलती नेपाल में ओली सरकार ने की। ओली सरकार ने देश में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया, जिसके खिलाफ लाखों छात्र सड़क पर उतर गए और ओली का इस्तीफा लेने तक नहीं रुके। चौथा कॉमन पैटर्न, बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन को भी फूंक डाला। ठीक वैसा ही नेपाल में भी हुआ। ये नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ हुए आंदोलन का सबसे वायरल तस्वीर है, जहां पूरा संसद भवन आग की लपटों में सुलगता नजर आया। पांचवा कॉमन पैटर्न, दोनों ही देशों में देश के गौरव पर हथौड़ा चलाया गया। बांग्लादेश के बेकाबू प्रदर्शनकारियों ने अपने देश की इस महान हस्ती शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ने में एक बार भी संकोच नहीं किया, जिसे बांग्लादेश का संस्थापक कहा जाता है। वही हाल नेपाल में भी हुआ। प्रदर्शनकारियों ने 4 बार देश के पीएम रह चुके केपी ओली की मूर्ति को तोड़ डाला। छठा कॉमन पैटर्न, नेपाल और बांग्लादेश दोनों देशों में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने उनके प्रधानमंत्री से बेहिसाब नफरत थी, इसलिए दोनों देशों में भीड़ ने पीएम हाउस पर हमला बोल दिया और पीएम हाउस को फूंक डाला। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर शेख हसीना और ओली अपने पीएम आवास में होते तो वो दोनों मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाते। दोनों ही देशों में प्रदर्शनकारियों, उपद्रवियों और दंगाइयों के हुजूम के आगे सरकार फेल हो गई, सिस्टम बेबस हो गया और सेना भी मूक दर्शक बनकर लोकतंत्र को जलते हुए देखती रही। आठवां कॉमन पैटर्न, बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के पीछे अमेरिका का हाथ सामने आया। वहीं नेपाल में भी शक जताया जा रहा है कि भीड़तंत्र को सत्ता की सुपारी अमेरिका ने दी है। नौवां कॉमन पैटर्न, तख्तापलट के बाद प्रदर्शनकारियों के गुस्से के डर से शेख हसीना को भी देश छोड़ना पड़ा और केपी ओली को भी देश छोड़कर सुरक्षित देश में शरण लेनी पड़ी है। नेपाल में कथित जेन ज़ी के जिस आंदोलन ने ओली सरकार को उखाड़ फेंका, उस आंदोलन का ट्रिगर पॉइंट सोशल मीडिया बैन था, लेकिन ओली सरकार तो आज फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन वापस लेने का फैसला कर चुकी है। फिर भी आंदोलनकारी शांत क्यों नहीं हुए? अगर गुस्सा सरकार और सरकार की नीतियों के खिलाफ था तो देश की संसद और सुप्रीम कोर्ट को क्यों फूंक डाला गया? क्या इसे नेपाल में राजतंत्र रिटर्न्स की आहट माना जाए? क्योंकि इससे पहले नेपाल में राजतंत्र की बेहाली को लेकर भी प्रदर्शन हो चुके हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के बाद अमेरिका, चीन के बीच फाइट का नया बैटल ग्राउंड बन चुका है। पहला, चीन श्रीलंका में करीबी 2022 में तख्तापलट। दूसरा, चीन बांग्लादेश में करीबी 2024 में तख्तापलट। तीसरा, चीन नेपाल में करीबी 2025 में तख्तापलट। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि श्रीलंका की चीन से जैसे ही करीबियां बढ़ी और श्रीलंका ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हनुमनटोटा पोर्ट चीन को दिया, उसके बाद ही 2022 में वहां भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बना और राष्ट्रपति गोताबाया को भागना पड़ा। इसके बाद शेख हसीना सरकार ने अमेरिका की आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए चीन से कई बड़ी डील की और चीन ने बांग्लादेश में ब्रिज, सड़क, रेलवे और सैन्य निवेश किए। इसी के बाद भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही बांग्लादेश विद्रोह हो गया और शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा।
और नेपाल में तो ओली सरकार चीन की बड़ी समर्थक मानी जाती थी। ओली ने चीन के साथ कई बड़े प्रोजेक्ट साइन किए जिससे अमेरिका नाराज था और इसके बाद नेपाल में भी तख्ता पलट हो गया। इस तख्ता पलट के पीछे हामी नेपाल नाम का एक एनजीओ है जिसे पिछले 10 साल से विदेशों से करोड़ों की फंडिंग हो रही है। इसी तरह आरोप लगे कि बांग्लादेश के ढाका में स्थित बार्क यूनिवर्सिटी को अमेरिका के USAID से करीब 528 करोड़ रुपए का फंड मिला। ये आरोप इसलिए गंभीर है क्योंकि ढाका की बार्क यूनिवर्सिटी शेख हसीना सरकार के खिलाफ छात्र आंदोलन का केंद्र मानी गई। इसके अलावा अमेरिका स्थित सोरोस फाउंडेशन भारत समेत कई देशों के एनजीओ को करोड़ों की फंडिंग देता है ताकि वहां के एनजीओ उनके देश की नीतियों को प्रभावित कर सके। इसी तरह श्रीलंका में विद्रोह के पीछे ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस का नाम आया। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 30 देशों में भड़के विद्रोह के वक्त वहां के एनजीओ को दूसरे देशों से भारी फंडिंग हुई थी। कुछ वक्त पहले खुद ट्रंप प्रशासन ने माना था कि USAID के जरिए भारत में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हुई थी। तब बीजेपी ने कहा था कि मोदी सरकार को हटाने के लिए USAID के जरिए करोड़ों की फंडिंग का सबूत सामने आया है। खुद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दुनिया की कई शक्तियां उन्हें हराने के लिए एकजुट हो गई। दुनिया में हर विद्रोह या तख्तापलट के पीछे एनजीओ नहीं होते, लेकिन ये भी सच है कि कई मामलों में एनजीओ आंदोलन को ट्रिगर करने, संगठन और नैरेटिव बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। कई एनजीओ स्थानीय युवाओं और एक्टिविस्ट को नेतृत्व, सोशल मीडिया कैंपेन और कानूनी ट्रेनिंग देते हैं। स्थानीय मुद्दे को वैश्विक मीडिया में उठाकर सरकार पर दबाव बनाते हैं। ऐसा अरब स्प्रिंग से लेकर ट्यूनीशिया, मलेशिया तक दिखाई दे चुका है। इसलिए नेपाल में हुए तख्तापलट का कनेक्शन चीन और अमेरिका से जुड़ रहा है। नेपाल में पीएम पद से इस्तीफा देने वाले KP शर्मा ओली कुछ दिन पहले चीन के दौरे पर गए थे। वहीं चीन के विक्ट्री डे परेड में भी शामिल हुए थे। इसके कुछ दिन बाद ही नेपाल की सरकार ने 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया। ये सभी सोशल मीडिया ऐप्स अमेरिकी थी, जबकि चीन के टिकटॉक पर बैन नहीं लगाया गया था। सवाल है कि 3 सितंबर को जिनपिंग के साथ दिखाई देने के ठीक 5 दिन बाद ओली की सत्ता जाने में क्या अमेरिका का हाथ है? ये सवाल इसलिए गंभीर है क्योंकि नेपाल को चीन के करीब जाते हुए देखकर अमेरिका काफी परेशान था, क्योंकि नेपाल चीन की BRI योजना में उसका पार्टनर बन चुका था और ये बात अमेरिका को काफी चुभ रही थी। इसलिए दुनिया में कई लोग मानते हैं कि इस आंदोलन के पीछे अमेरिका की डीप स्टेट का हाथ भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो पिछले 3 दिनों में नेपाल का जरा जरा जल उठा है, या यूं कहें कि नेपाल में समूचा लोकतंत्र ही जला दिया गया। नेपाल में सड़कों पर उतरे इस भीड़ को आंदोलनकारी कहें या फिर उपद्रवी, आंदोलन के नाम पर हिंसा फैलाने वाले इन प्रदर्शनकारियों को दबंगई कहना भी गलत नहीं होगा। 4 सितंबर से ये भीड़ नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ सड़क पर उतरी थी और नेपाल की संसद जलाकर भी चैन से नहीं बैठी। अब आपको बताते हैं कि आखिर नेपाल के ये युवा बवाल क्यों कर रहे हैं। तो दरअसल देखिए, नेपाल सरकार ने 26 ऐप पर बैन लगाया। रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर यह बैन किया गया, जिससे कि प्रदर्शनकारियों में और भी आक्रोश बढ़ा। नेपाल में विद्रोह का दूसरा दिन। आज फिर सुलगे नेपाल के कई शहर। अब उपद्रवियों के निशाने पर नेताओं के घर। नेपाल के पूर्व पीएम प्रचंड के घर पर हमला। काठमांडू की ये तस्वीरें बताती हैं कि नेपाल में हालात कितने बेकाबू हैं। सड़क पर पत्थरबाजी, आगजनी और पुलिस के साथ झड़प। हर जगह अफरा तफरी का माहौल है। नेपाल में हालात किस कदर खराब हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रदर्शनकारियों ने ट्रैफिक पोस्ट को आग के हवाले कर दिया। गाड़ियों को रोककर टायर जला दिए गए, जगह जगह पुतले फूके जा रहे हैं।
हम ग्राउंड जीरो पे तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से आगजनी हमारे दोनों साइड हो रही है। जिस रोड पर हम खड़े हुए हैं लोग काफी आक्रोशित हैं, युवा काफी आक्रोशित हैं, अपनी बात रख रहे हैं। उनके साथियों की मौत हुई है उससे काफी ज्यादा नाराज है। तो ये सीधी तस्वीरें हम काठमांडू से दिखा रहे हैं जहां पर कि हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं और सरकार के दो बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग जो है वो लगातार चौतरफा की जा रही है। सुरक्षा बल भी लगातार भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं और कई जगह फायरिंग भी की जा रही है, लेकिन हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए आज भी जो यहाँ पे युवा हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो नाराज हैं सरकार से और कल जिस तरह से उनके जो साथी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनकी जो दर्दनाक मौत हुई है उससे विरोध प्रदर्शन देख सकते हैं। जगह जगह आगजनी की गई है और लोगों का विरोध प्रदर्शन है, लोग सड़कों पे हैं। इस हिंसा के बाद अब कई मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है। सोशल मीडिया से बैन हटा दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके नेपाल में सरकार के हाथ से स्थिति निकलती दिख रही है। फैसला लिया गया कि जो सोशल मीडिया ऐप हैं उन्हें उनका बैन हटाया जाएगा। जो गृह मंत्री हैं उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद आनंद फानन को कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा क्योंकि छात्रों की मौत हुई है। और जो जनरेशन रेवोल्यूशन है इसका कोई एक मुखिया नहीं है, इसमें कोई पार्टी नहीं है। दरअसल ये यहाँ का आम आवाम है, युवा है। वो युवा जो 18 से 30 साल के बीच का है उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसके जो मौलिक अधिकार हैं, उनके जो उसके राइट्स हैं, कहीं ना कहीं सरकार ने उसको दबाने की कोशिश की है। और जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ऐसे जो मुद्दे हैं उनसे सरकार ध्यान हटाना चाहती है। इसलिए सोशल मीडिया को बैन किया गया, लेकिन सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और प्रधानमंत्री को एक लंबा चौड़ा जो है एक प्रेस नोट जारी करना पड़ा जिसमें एक गठन की बात की है कि करीबन 15 दिनों में एक कमेटी जो है पूरी रिपोर्ट देगी कि तो इसी बीच एक बड़ी खबर सामने